एनक्लोज सरफेस, ये हो गया आपका बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी जीरो आई इफ जे वेक्टर इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होगा? डेंसिटी। हमने यहाँ पर एनक्लोज एरिया लिया है, सरफेस, एनक्लोज सरफेस, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस लिया है ना, तो करंट डेंसिटी जिसे हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जे क्या हो जाएगा? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हमने एरिया, ठीक है, करंट जैसे मान लीजिए आपका डी, अब इसमें सरफेस में कोई एक आपने सरफेस एलिमेंट ले लिया, उस सरफेस एलिमेंट मतलब डीएस या डीए, कुछ भी ले सकते हैं, डीएस और डीए एक ही बात है। तो डीए सरफेस एलिमेंट में करंट मान लीजिए कितनी है? डी आई, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डी आई अपॉन डी ए या डी एस, जो भी आप लिखना चाहें। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो किसी एक उसके लिए निकाली हमने सरफेस एलिमेंट में, मान लीजिए करंट डी आई है, तो डी आई बाई डी एस क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी हो जाएगी। ये करंट डेंसिटी पूरे सरफेस में एक जैसी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से क्या निकालेंगे? डी आई इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। टोटल करंट कितनी आ जाएगी यहाँ से? टोटल करंट, उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। तो टोटल करंट जिसे हम सिग्मा आई बोल रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी? जे डॉट डी एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसमें आप सिग्मा आई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? जे डॉट डी एस। तो यहाँ से आ जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस। ds आ रहा है, मतलब कौन सा वाला इंटीग्रल है? सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, dl मतलब लाइन इंटीग्रल, लाइन मतलब कर्व, समझ गए ना? लाइन इंटीग्रल को हम यहाँ एल ना लिख करके क्या लिख देते हैं? कर्व है एक। ठीक है, और ये है एक सरफेस इंटीग्रल, और वॉल्यूम होता है तो dv आता है, तो यहाँ v आता है। ठीक है, तो अब ये हो गई आपकी एम्पियर के लॉ का इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं आप इंटीग्रल फॉर्म। अब दूसरा निकालना है आपको डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, यहाँ पर आपका आ रहा है लाइन इंटीग्रल, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल, तो हमें या तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करें या सरफेस को लाइन में चेंज करें। तो इसके लिए आपको कौन सी थ्योरम बताई थी यूनिट फर्स्ट में? स्टोक्स का कर्ल प्रमेय, स्टोक्स कर्ल प्रमेय, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ऐसा बोल सकते हैं आप। Now, from the Stokes कर्ल थ्योरम, स्टोक्स का कर्ल थ्योरम क्या कहता है? स्टोक्स का कर्ल थ्योरम क्या बोलता है? कि किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल, किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, किसी वेक्टर ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। दोनों ही जो थ्योरम है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स कर्ल। स्टोक्स कर्ल का यूज करते हैं हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए, या सरफेस को लाइन में। गॉस डाइवर्जेंस का हम क्या यूज करते हैं? किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो स्टेटमेंट याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी है। या तो आप स्टेटमेंट याद रख लें या आप फॉर्मूला याद कर लें, एक चीज से आप दूसरी चीज अपने आप लिख सकते हैं उसमें। इसमें सरफेस को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस
एंड स्टॉक कर्ल था, जहां पर कर्ल आता है वहां स्टॉक्स कर्ल है, जहां पर डाइवर्जेंस आता है वहां क्रॉस डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर तो लाइन और सरफेस आ रहे थे, तो हम लाइन को चेंज करना चाहते हैं सरफेस में, तो हम यूज तो स्टॉक्स का करेंगे। ठीक है, इसका तो नहीं कर सकते यूज, तो स्टॉक्स कर्ल थ्योरम से अब बी हमारा वेक्टर क्या है, बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, इसी बी वेक्टर का क्या लेना है, कर्ल, कर्ल ऑफ बी वेक्टर डी एस। ठीक है, ये वेक्टर हो गया, यहाँ पर ए वेक्टर होता था, डेल क्रॉस ए डी एस लिखते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी डी एस। तो ये लाइन इंटीग्रल को हमने किस में चेंज कर लिया, सरफेस इंटीग्रल में। अब हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको कितना लिखेंगे, म्यू नॉट जे डॉट डी एस। ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार लिखेंगे ना सारी चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन देखते रहने से कभी कोई चीज याद नहीं होती। आप 50 बार देख लेंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे आपके हाथ रुक जाएंगे, लेकिन 2 बार भी आपने लिख लिया ना अपने हाथ से, तो चीजें अच्छी बैठती हैं दिमाग में। ठीक है, उसके बाद अब देखो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल इंटीग्रल अब सरफेस सरफेस कर हो गए, डीएस डीएस कैंसिल, क्या बचेगा, कंपेयरिंग से डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, यही तो आएगा। ये हट गया, ये हट गया, बाय कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन से ये आ गया, डेल ऑपरेटर क्या होता है आपका, डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल, है ना। तो डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही लिया जाता है हर बार, सही। उसके बाद पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर है, तो इसको तो फटाफट बता देते हैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब इसको रफ कर दूं, स्टॉप वीडियो किसने की है ये, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ, इसके आपके 4 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो चारों को पढ़ेंगे, इसके 4 एप्लीकेशन है। फर्स्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, तो उसके लिए क्या करना है, आपने कोई इनफाइनाइट वायर ले लिया। ठीक है, इस इनफाइनाइट वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकालेंगे, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, तो कर्ल ऑफ लाइंस इस तरीके से होंगी, फिंगर्स कर्ल हो रही है जहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, आप ऐसा लिख देना, कंसीडर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एंड करंट आई इज फ्लोइंग, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, बाय द राइट हैंड palm रूल
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होंगी, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग हो जाएंगी। उसके बाद में फ्रॉम द एम्पियर्स सर्किट लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता है, म्यू जीरो सिग्मा आई। तो आई तो यहाँ पर पूरे ही इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, सिग्मा आई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके अलावा यहाँ पर जैसे बी डॉट डी एल होता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डी एल के बीच में एंगल कितना है, इसको क्या लिखेंगे आप, बी डी एल कॉस थीटा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड डीएल वेक्टर का मॉड, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो इस वाले सर्कुलर रिंग पर आप देखिए जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये, इसको हमने डीएल में इसमें डिवाइड किया। एक सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड है, उस सर्कुलर रिंग को आपने डीएल 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 के कर्व्स में डिवाइड कर दिया, डीएल इन्फिनिटेसिमल कर्व्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक डीएल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी वेक्टर, फिर यहाँ डीएल में कितना होगा, बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर तो पूरे एक सर्कुलर रिंग में सेम ही है। ठीक है, तो इस पर डीएल का डायरेक्शन भी ये होगा और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा। फिर cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 ही तो होता है। हाँ, तो b का डायरेक्शन भी यही है और इस पॉइंट पर dl का डायरेक्शन भी यही है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आप जो dl लेंगे उसमें dl का डायरेक्शन ये है और b का डायरेक्शन भी ये होगा। इस पॉइंट पर आप dl लेंगे तो dl का डायरेक्शन भी ये है और b का डायरेक्शन भी ये। तो इस सर्कुलर रिंग के हर एक पॉइंट पर b वेक्टर एंड dl वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही होगा। इसका मतलब थीटा कितना है, 0 है। एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन एलिमेंट डीएल एंगल कितना है, थीटा 0 है। ठीक है, तो cos 0 आ जाएगा म्यू 0 आई। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1। तो b तो क्या है आपका कांस्टेंट है पूरे सर्कुलर रिंग में, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। dl का आपको वो करना है इंटीग्रेशन, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई। अब देखिए dl हमने इस सर्कुलर रिंग में एक एलिमेंट लिया है dl, पूरा dl 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 करके कितना आएगा, इसका पूरा वो आ जाएगी ना 2 पाई आर, dl 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 कैलकुलेट करते 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 कितना आ जाएगा, 2 पाई आर ही तो हो जाएगा। मान लीजिए ये r रेडियस इसका वो है, तो dl का कितना आएगा, यहाँ से dl का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 pi r is if r is the radius of circular ring, if r is the radius of circular ring, इस सर्कुलर रिंग का रेडियस है r, तो dl का इंटीग्रेशन थ्रू इसमें कितना आ जाएगा, 2 pi r। तो b इंटू 2 pi r लिख सकते हैं, म्यू 0 आई। हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 आई बाई 2 पाई r। इसका मतलब क्या है कि देखिए b यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, इनवर्सली क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट आई भी आपकी जितनी फ्लो हो रही है वो पूरी वायर में सेम है, कांस्टेंट है। आर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होंगी, इस तरीके से और भी होंगी सर्कुलर रिंग्स। सबके लिए सेंटर से रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगा, आर आर आर, जैसे ये R1 है, R2 R3, सबके लिए रेडियस अलग अलग होगा। जैसे जैसे आपका रेडियस इंक्रीज होगा वायर से उनका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आपका R का वैल्यू इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो वो जहां पर करंट फ्लो होती है वहीं पर तो ज्यादा होगा, बाहर तो जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट वायर के लिए कितना आता है, म्यू 0 आई बाई
2πr, इसको याद रखिएगा इनफाइनाइट वायर के लिए म्यूजिक, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आता है ना, तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला μ0I/2πr मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर नहीं है, फाइनाइट के लिए अभी और बताएंगे आपको, फाइनाइट वायर के लिए अलग होता है, ये इनफाइनाइट वायर के लिए है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। अब इस चीज को याद रखिएगा कि एक सर्कुलर रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा, इस वाली सर्कुलर रिंग पर सेम होगा, क्योंकि इसके लिए हर एक पॉइंट पर रेडियस आर का वैल्यू सेम ही है ना, इसीलिए इस सर्कुलर रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। इस सर्कुलर रिंग पर इससे कम होगा, लेकिन इस पर जो होगा वो सब पे सेम होगा, क्योंकि इसके लिए जो रेडियस है R2 वो पूरे सेम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ लीजिए। नेक्स्ट अब कल पढ़ेंगे।